हाँ। आज पढ़ना है अपने को आइसोमेरिज्म, है ना। मैं 2 मिनट है, जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो आइसोमेरिज्म चैप्टर है, स्टार्ट होना है। हाँ हाँ, टीएनटी और फिनॉल वाला डाउट बता देता हूँ, पहले मैम कर लें। बारिश में आने में दिक्कत हुई तुम्हें? छाता मिला है ना तुम्हें? छाता नहीं मिला है? छोटा है तो तुम 2 लोग क्यों आ रहे हो? अकेले आया करो। कोई मैडम ऐसे नहीं खोलता व्हाट्सएप चैट अपना, इनके सामने तो खासकर नहीं। व्हाट्सएप चैट दिख जाएगा तो। हाँ भाई, यहां तो थोड़ी सी बारिश में पानी आ जाता है। अच्छा, मेरा ही चैट दिख रहा है तुम्हें? कैसे गधे हैं भाई ये। हम्म 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 हम्म। आइसोमेरिज्म आपने नोट करना होगा, क्योंकि जो आप ऑनलाइन पढ़ते हो और जो आप ऑफलाइन पढ़ोगे वो जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, थोड़ा डेप्थ ज्यादा लेके चलना है और तभी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, तभी अंडरस्टैंडिंग बनेगा। आज आज का हो सकता है सेम हो, बट ऐसे उसमें मत रहिएगा कि नहीं नहीं उसी में नोट कर लेते हैं। ठीक है, काफी लोगों को देखा वो जेरोक्स कॉपी खरीद के लेके आए, उसमें नोट वो जो किताबों में की दुकानों पे मिल रहा है वो यूज ना करें, ज्यादा बेटर होगा। अरे वो पिछले सालों के नोट्स मिलते हैं ना उधर, हाँ, तो वहां से प्रिंट करा के लेके आ जाते हैं सब। वो सही नहीं है ऐसा नहीं कह रहा, वो लास्ट ईयर का है, ये कह रहा हूं इस साल अपडेट होगा। चलो, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन वाला पार्ट है, जहां पे आपके सोच के प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, वहां पे ये बहुत काम आएगा। वो रिएक्शन का बेसिक है ये। आईयूपीएससी बस आपको फील दिलाने के लिए कि ऑर्गेनिक आसान है, इसलिए चैप्टर बनाया गया है कि ऑर्गेनिक ठीक है, आसान है, आसानी से 4 नंबर लाया जा सकता है। आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है जहां पे आपको खूब सोचना पड़ेगा। जितने वैरायटी आप दिमाग में लगा सकते हो, चाहे गलती सोचो लेकिन सोचो, ये चैप्टर का डिमांड होता है। यू हैव टू थिंक। 10 बार पूछे कि ऐसे क्यों नहीं किया, ये कार्बन वहां क्यों नहीं लगाया, ब्रांच में क्यों नहीं लगाया, स्ट्रेट में क्यों नहीं लगाया, ये सोचना पड़ेगा। अगर आप जो मैं बोल लूंगा वही मान लोगे तो फिर जितना मुझे आता है उतना ही आ जाएगा, उससे नंबर बहुत नहीं आएगा। स्टूडेंट को टीचर से ज्यादा आना चाहिए तब नंबर आएगा। आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है, डिफरेंट थॉट्स में, होराइजन्स में सोचना है। इस चैप्टर में जितना सोच लोगे, कम से कम 12 लेक्चर चलेगा ये, तो जितना सोच लोगे उतना ही आपका फायदा होगा आगे के रिएक्शन वाले पार्ट में। हाइड्रोकार्बन में बहुत यूज होगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल में खूब यूज होगा। जब भी आपको दे दे राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, उन हर क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म यूज होगा। कभी आपको प्रोडक्ट लिखना होगा, लिखना होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं। कभी पूछेगा फाइंड ऑल प्रोडक्ट, फाइंड ऑल आइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट। कभी स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा हो, कभी ज्योमेट्रिकल पूछ रहा हो, कभी ऑप्टिकल पूछ रहा होगा, कभी एनेंशियोमर पूछ रहा होगा, कभी डाइस्टेरियोमर पूछ रहा होगा। और ये सब बहुत आसान है, बट एक चीज चाहिए कि मैं जितना समझा रहा हूं केवल उतना काफी नहीं होगा, आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले 3-4 लेक्चर बहुत आसान होते हैं, जब तक स्ट्रक्चरल आइसोमर चल रहा है तब तक कोई दिमाग ना भी लगाओ तो सही है। बट जैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है, आपको वहां पे अपना दिमाग लगाना पड़ता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सवाल आए तो आपका लक होगा, बहुत लकी हो तो एक बहुत मतलब एक से मामूली सा सवाल आ जाएगा। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल का सवाल आएगा तो सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे और ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म के 3 पार्ट हैं, ये चैप्टर टोटल 3 पार्ट में चलेगा। 5 लेक्चर, 4 लेक्चर, 3 लेक्चर, इस तरह से चलता है।
तो पूरे आइसोमेरिज्म को 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके रखना है। रिवीजन भी आपको इसी 3 पार्ट में करना होता है। पहले आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है। इस आइसोमेरिज्म के 3 पार्ट हैं। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, फिर आपके पास स्टीरियो के अंदर 2 हैं। एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है कि आपने देखा होगा वो घुमा घुमा के बनाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, उसके अंदर हम पढ़ते हैं गॉश फॉर्म, एंटी फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, पार्शियली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स, ये सब पढ़ते हो आप। ये वो है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। वो एक पार्ट है जिसमें 2 से 3 लेक्चर लगता है। और एक है जहां पे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है, GINOI। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और एक होता है आपके पास GINOI, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, 3 पार्ट में पूरे चैप्टर को पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करें पहला पार्ट, जो आसान और जो अंडरस्टैंडिंग देगा, बट सोचना यहां भी है अपने हिसाब से। ठीक है, ये पार्ट जो होगा वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में ये जो आइसो वर्ड लिखा हुआ है, दिस आइसो, ये आइसो वर्ड जो है ये है, इसको बोलते हैं हम सेम। और जो आइसोमेरिज्म है, ये जो नेक्स्ट 3 लेटर्स है MER, ये होता है बच्चों सेम पार्ट। सेम पार्ट। आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस जहां पे सेम पार्ट दिख रहा हो कंपाउंड का। आइसोमेरिज्म का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कंपाउंड का सेम पार्ट दिख रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय सेम पार्ट? कंपाउंड का सेम पार्ट का मतलब होता है कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, कंपाउंड का जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो सेम होना पड़ेगा। तो आइसोमेरिज्म में सबसे पहला जो कंडीशन आता है कि आइसोमर उन्हीं को बोला जाएगा जिनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। 2 कंपाउंड आइसोमर तभी होंगे जब उनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, हाइड्रोजन सेम हो, ऑक्सीजन सेम हो, जितने भी एटम पहले कंपाउंड में उतने ही एटम दूसरे कंपाउंड में हो, इसी को बोलते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कि 2 कंपाउंड, उन दोनों का फॉर्मूला तो सेम होना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम होने के साथ प्रॉपर्टी डिफरेंट होना पड़ेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब ध्यान रखिएगा, जब मैं बोल रहा हूं डिफरेंट प्रॉपर्टी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी है। तो आइसोमेरिज्म में सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होंगी, ऑल प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होंगी। अब यहां पे होता है कि सर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, ये लॉजिक नहीं है। कुछ ऐसी जगह है जहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ एटम जो कंपाउंड 1 में है उतना ही नंबर ऑफ एटम कंपाउंड 2 में होगा, लेकिन प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होगा। ये कुछ और तरह की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, दूसरा वाला कंपाउंड कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो आइसोमर या आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमर का मतलब होता है ऐसे 2 कंपाउंड जो दिखने में एक जैसे हैं, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट इन दोनों की प्रॉपर्टीज इंटायरली अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, ये आइसोमर हो गए। अब ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ शोइंग दिस प्रॉपर्टी इज आइसोमेरिज्म। प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, कंपाउंड होता है आइसोमर। ठीक है, आइसोमेरिज्म में बस 2 चीज याद रखना है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को डिफरेंट होना पड़ेगा। एग्जाम्पल जो बहुत बेसिक है, वो बेसिक एग्जाम्पल ऐसे बताते हैं कि मान लो मैंने 2 कंपाउंड का एल्कोहल लिया, C2H5OH, ये पहला कंपाउंड लिया है, कंपाउंड नंबर 1, और फिर मैं दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं। देखो इसमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, फॉर्मूला तो सेम है, बट द प्रॉपर्टी इज एंटायरली डिफरेंट। 2 कार्बन का ये एल्कोहल है और 2 कार्बन का ये ईथर है। एक बात ध्यान रखिए, जब भी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, प्रॉपर्टी अलग होना तय है। फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया तो प्रॉपर्टी अलग हो ही जाएगा। तो आइसोमर्स में ये दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है, ये दोनों कहलाएंगे आइसोमर्स। ये पूरा प्रोसेस है जिसमें ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। अब जैसे एक और चीज, हमारे पास मान लो 3 कंपाउंड का मैं लिख रहा हूं, C3, जैसे इधर लिख लो CH3O CH2CH3, ये आपके पास पहला ईथर का कंपाउंड है।
है ना। एक कंपाउंड ईथर है और मैं दूसरा कंपाउंड बना रहा हूं CH3 CH2 CH2OH। क्या ये दोनों आइसोमर हैं? ये दोनों कंपाउंड में सबसे पहला कंडीशन अप्लाई करो, क्या फॉर्मूला सेम है? तो अगर फॉर्मूला सेम है, दोनों में सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, तो अगर फॉर्मूला सेम है और दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं तो इसका मतलब प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, दैट मींस ये आइसोमर्स होंगे। एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मान लो ये मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखो CH2 और C डबल बॉन्ड OH। एक कंपाउंड मैंने ये बनाया, ये एल्डिहाइड है 3 कार्बन का, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूं यहां पे CH3 C डबल O CH3, ये मैंने कीटोन बना दिया 3 कार्बन का। मुझे बताओ ये दोनों आइसोमर्स हैं कि नहीं? तो आपको 2 कंडीशन सोचना है, क्या फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, और फंक्शनल ग्रुप अलग है तो प्रॉपर्टी अलग है। अगर फॉर्मूला सेम है और प्रॉपर्टी अलग है तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स, और ये प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमरिज्म। बहुत बेसिक है ये, ठीक है। फॉर्मूला सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए, तो ये आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल कल भी मैंने बताया था कि 2 लोग ट्विंस देखे हो आप लोग? कोई है ट्विंस हो आप? आपका ट्विन कहां है? घर पे? बहुत बढ़िया। तो मैं यहां क्लास में एग्जांपल खोज रहा था। एक्चुअली क्या होते हैं, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, पर हो सकता है एक डॉक्टर बने दूसरा इंजीनियर बने, या हो सकता है एक डॉक्टर बने दूसरे कंपाउंडर बन जाए उसी का। तो दोनों ही प्रॉपर्टी डिफरेंट भी हो सकती है। तो दोनों दिखने में एक जैसे हैं बट दोनों की प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म के पार्ट होते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आइसोमेरिज्म के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक एक करके तीनों पार्ट को मैं समझाता हूं आपको। आइसोमेरिज्म बेसिकली मोटे मोटे तौर पे बात करोगे तो 2 पार्ट है। आइसोमेरिज्म के आपके पास 2 पार्ट है। पहला होता है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे बनता है, क्या क्या डिफरेंस होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। और दूसरा होता है आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। गोवा गए हो कभी? गोवा गए हो? किसके साथ गए हो? फैमिली के साथ? वो जगह फैमिली वाली है नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। मान लो आपके पास 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, चारों एक के साथ हाथ मिलाए हुए एक दूसरे का। चारों ऐसे होता है ना, पार्क में आप लोग भी घूमते होंगे यहां पे, हाथ में हाथ डाल के ऐसे करके, तो क्या होता है, दोस्ती बोलते हैं इसको। तो 4 दोस्त हैं, चारों आपस में घूम रहे हैं। अब देखो क्या हुआ कि बहुत दूर घूम रहे हैं, बहुत दूर चलते चलते एक दूसरे में कमियां तो नजर आ ही जाती है कुछ टाइम बाद। फिर क्या होगा, मान लो ए की बी से लड़ाई हो गई, ए की बी से लड़ाई हो गया, तो क्या हो गया, इन दोनों में हुआ कि नहीं, ये काम करते हैं, बी को आगे भेज देते हैं। तो सी यहां आ गया, फिर बी को हमने आगे भेज दिया। ए से लड़ाई है ना, ए से दूर कर दो उसको। वो ध्यान रखना, वो इमेज कि 4 लोग आपस में जुड़े हुए थे पहले से, अब भी 4 लोग ही जुड़े हुए, बट कनेक्टिविटी डिफरेंट है, कनेक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है। मैं क्या कह रहा हूं, 4 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, C1 C3 से जुड़ गया, बट अभी भी चेन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन अभी भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन अभी भी सेम है, जितने कार्बन यहां थे उतने ही कार्बन यहां है, जैसी स्ट्रेट चेन यहां है वैसी ही स्ट्रेट चेन यहां है, बट कार्बन की कनेक्टिविटी बदल गई। कार्बन पहले C2 से कनेक्टेड था, अब ये C3 से कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी बदल गई। जब भी कनेक्टिविटी बदले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आता है। जब भी कनेक्टिविटी बदल रहा हो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आता है। स्टेट चेन सेम रहेगा, कार्बन सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, कनेक्टिविटी डिफरेंट आने से प्रॉपर्टी डिफरेंट आती है। जैसे एक काम करो,
रियल लाइफ एग्जांपल लो। मान लो आपके पास मैंने बनाया ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ये 4 कार्बन है, आपस में ऐसे स्ट्रेट चेन बना रहे, बॉन्ड बना रहे, जुड़े हुए। अब मैंने क्या किया, बस मैं नंबरिंग कर देता हूं, यहां पे ध्यान देना, नंबरिंग कर देता हूं। कार्बन नंबर 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की नंबरिंग कर दी मैंने। अब मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें देखो फॉर्मूला तो सेम होने वाला है, अभी भी 4 कार्बन ही जुड़े, बट अब जो है 2 को मैंने ऊपर भेज दिया, 1 ये रहा, 3 ये रहा, 4 रहा। अभी भी 4 कार्बन का ही चेन है, अभी भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, सब कुछ सेम है, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया। पहले C1 C2 से कनेक्ट हो रहा था, अब C1 C3 से कनेक्ट हो रहा है। जब जब कनेक्टिविटी में डिफरेंस आएगा तब तब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आएगा। जब जब कनेक्टिविटी डिफरेंट होगा तब तब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आएगा। मान लो आपने 5 कार्बन को ऐसे जोड़ा हुआ है, 6 कार्बन जोड़ लो, अब 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसमें भी 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, बट अब एक दूसरे अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। पहले क्या था, मान लो C1 C2 C3 C4 C5 आपस में जुड़े हुए थे, अब C1 यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 5, यहां पे 4, यहां पे 6, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया। अभी भी जितने कार्बन यहां है उतने ही कार्बन यहां है, स्ट्रेट चेन है, यहां भी स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, बट कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया। 1 से 2 जुड़ा था या 1 से 3 जुड़ा हुआ है, यहां 2 से 3 जुड़ा था या 2 से कोई जुड़ा नहीं है, यहां 3 से 4 जुड़ा था, यहां 3 से 5 जुड़ा है। कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए एक या सिंगल या मल्टीपल कार्बन का, तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जब भी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, बॉन्ड बनाने का एटम डिफरेंट हो जाए, उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। उसको बस ऐसे ही याद रखना है, 4 दोस्त हैं, स्ट्रेट खड़े हैं, जा रहे हैं, बस लड़ाई हो गई तो जगह चेंज हो जाता है बस। अभी भी कंपाउंड वही है, सिंगल बॉन्ड ही है, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बट अब देखो यहां पे ये नॉर्मल ब्यूटेन की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, ये आइसोब्यूटेन की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब यहां पे देखो दोनों एल्केन है ना, दोनों एल्केन है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा कि डिफरेंट? सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। सरफेस एरिया बदल गया ना, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, इसका ज्यादा हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह चेंज हो जाएगा, है ना। तो आइसोमेरिज्म में जरूरी नहीं कि केमिकल प्रॉपर्टी बदले या जरूरी नहीं कि फिजिकल प्रॉपर्टी बदले, दोनों में से कोई भी बदल सकता है। मैंने क्या लिखा, डिफरेंट प्रॉपर्टी, अब वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, ठीक है। यहां पे लिखा ना आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट प्रॉपर्टी डिफरेंट है। कौन सी प्रॉपर्टी? या तो दोनों या तो दोनों में से कोई एक, ठीक है। कई बार क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टी बदल रहा है। कई बार क्या है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है बट सरफेस एरिया के बदलने से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रहा है। कई केसेस में आप देखोगे जहां सरफेस एरिया ही बदल रहा होगा, फंक्शनल ग्रुप भी बदल रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको मैंने एक केस दिया, यहां पे मान लो आपने 5 कार्बन ऐसे बना लिया OH, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे ये देखो फंक्शनल ग्रुप भी आपने बदल लिया, तो आप देखो फंक्शनल ग्रुप भी बदला यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी भी बदला, कनेक्टिविटी भी चेंज हो गया, सरफेस एरिया भी चेंज हो गया, तो दोनों ही प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गए। तो आइसोमर में क्या होता है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमेशा सेम होगा बट फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकता है दोनों ही चेंज हो रहा हो, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सी प्रॉपर्टी बदलेगी कंपाउंड की, फिजिकल या केमिकल, दोनों में से कोई भी। अब आओ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या हुआ, आइसोमर अगर है या आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है, एक चीज तो होना तय है, फॉर्मूला सेम होगा। आइसोमेरिज्म अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसमें कंडीशन नंबर 1 तो सेम है कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही होना है, नो डिफरेंस, मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज सेम। बट मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन ध्यान देना डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये तो तय है कि डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, लेकिन क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टी आया? कनेक्टिविटी डिफरेंट होने से, सरफेस एरिया डिफरेंट होने से। यहां लिखो मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स इज डिफरेंट, और कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट होने से प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है बट कनेक्टिविटी इज डिफरेंट।
जब मैं चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर पढ़ा रहा हूंगा तो वहां पे इस बात का लिटरल मीनिंग समझ में आएगा कि कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ। ठीक, पूरा पूरा चेन बदल जाता है, पूरा पूरा सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड बदल जाता है, इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आपके सिलेबस में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने हैं? आपके सिलेबस में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने? सबसे पहला है बेटा आपके पास जो पढ़ना है वो है चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। साथ साथ लिखते रहिएगा, पोजीशन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो है मेटामर। मेटामर। चौथा जो है वो है आपके पास रिंग चेन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर, या इसको लिखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। और लास्ट सिक्स्थ वन इज टॉटोमेरिज्म। सिक्स्थ वन इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एक अलग ही पूरा एक लेक्चर का टॉपिक है, उस दिन आपको मजा आएगा टॉटोमेरिज्म में। यही अभी ऑनलाइन होता तो आज मैं पूरा यहां तक खत्म कर देता, बट अगर ये ऑफलाइन है तो मैं यहां तक जाऊंगा, मेटामर तक। आपको समझ आ रहा है डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन? पेस का डिफरेंस होता है बस, यहां धीरे धीरे चल रहा होता है, वहां जल्दी जल्दी चल रहा होता है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। चलिए हमें यहां आज 3 पे फोकस करना है, चेन, पोजीशन और मेटामर पे। उससे पहले इनकी भी क्लासिफिकेशन कर ली जाए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म से पहले आपके आईयूपीएससी वाले चैप्टर में सबसे लास्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया है वेज डैश वाला, दिया है ना? बस उस छोटे से पैराग्राफ को भी 2 मिनट में फिनिश करेंगे। देखो क्या होता है, आपने पढ़ा है, छोटा सा कहीं पे भी आप भी लिख लेना, यहां पे आ जाओ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहीं भी ब्रैकेट बना के बहुत छोटा सा टॉपिक है, लिख लेना, पहले समझ लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे तो आपको पता होगा, बट जिम्मेदारी नाम की एक चीज होती है। पता लगा बगल वाली बिल्डिंग का नोट्स देख लिया तुमने, ठीक है, आ जाओ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मान लो मैं आपको बोलता हूं मीथेन एक कंपाउंड है, CH4। अब मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन आप सब लोग जल्दी से बता दोगे। 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए sp3 होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहां पे आप पता करोगे तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पे पता करोगे तो लोन पेयर एक भी नहीं है, 0 लोन पेयर है ना? ये बहुत बचपन में हमने पढ़ लिया है। अब आ जाओ CH4 में, sp3 में हमने स्ट्रक्चर भी आपको बताया था कि कार्बन के जब 4 बॉन्ड बनेंगे तो कुछ इस तरह से बन रहे होंगे, टेट्राहेड्रल यानी कि ट्राइपॉड स्टैंड की तरह। बताया था, टेट्राहेड्रल यानी कि ट्राइपॉड स्टैंड की तरह बताया था, ये वाला स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर बनाया है। ध्यान से देखना, अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन आता है तो वो लीनियर होता है। लीनियर का मतलब एक लाइन में, एक अगर लाइन में है तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर बोला जाता है। लीनियर इज ऑलवेज प्लेनर, एक प्लेन में है। चलो, अगर कोई sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो मैं उसको बोलता हूं ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर के नाम में ही प्लेनर है, मतलब एक प्लेन में आएगा, प्लेनर। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लीनियर है मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C ये लीनियर है। अब देखो एक लाइन में इसका स्ट्रक्चर पड़ा होता है, 1 लाइन में। अगर कोई ट्राइगोनल प्लेनर होता है तो कुछ इस तरह से बेटा, इसके भाई ये वाला sp2 है। अब sp2 क्या होता है, एक प्लेन में, ट्राइगोनल की तरह प्लेन में लाई करता है। ये लाइन में नहीं है, बट ये प्लेन में, एक प्लेन में ही है, ऊपर नीचे करके एक प्लेन में ही है। अगर मैं sp3 बना रहा होता हूं तो ध्यान दीजिएगा, sp3 में ये वाला हाइड्रोजन तो वैसे ही है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, इसी स्ट्रक्चर को पलट दिया है। ये वाला तो प्लेन में है, इसमें से 2 क्या होते हैं, प्लेन से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, और एक क्या होता है, प्लेन की अंदर की तरफ जा रहा हो।
ध्यान से फील करना, इसमें से दो क्या हो रहा होता है, ये जो मैंने पिंक कलर से किया है इसको, ये बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहे हैं, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहे होंगे, और ये जो येलो वाला बचा है ये बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। ये इसका 3D स्ट्रक्चर है, फील करने वाली बात है। आप यहां पे कैमरे का ट्राइपॉड स्टैंड देखोगे तो उसमें दो पैर आगे की तरफ होता है, एक पैर पीछे की तरफ निकल रहा होता है, यही होता है। सेम वही है, दो पैर पीछे की तरफ जा रहा है, एक पैर आगे की तरफ आ रहा है। 3D रिप्रेजेंटेशन अब यहां फील करो, यहां मजा आ जाएगा। इसमें से जो तीन इसके पैर हैं, इसमें से तीन पैर क्या होंगे, ये मान लो, अच्छा दो आगे आ रहा है और एक पीछे जा रहा है, या फिर दो पीछे जा रहा है एक आगे आ रहा है, बात एक ही है। मैं क्या कर रहा हूं, बस दिखाने का तरीका बदल रहा हूं और कुछ नहीं। अभी वेज डैश नहीं पढ़ा रहा, ध्यान से, अभी दिखाने का तरीका बदल रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इस कार्बन पे फोकस करना, इस कार्बन के तीन पैर निकले हुए नीचे की तरफ। अब एग्जामिनर कहता है एनसीईआरटी के हिसाब से इसको मैं 3D में रिप्रेजेंट करूं, 2D रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इन दोनों, ये दोनों ग्रीन वाले हैं, जो डार्क लाइन है, सॉलिड लाइन है, ये दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा फील करना है इसको। और डैश का मतलब ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, ऐसा फील करना है। आप उल्टा भी समझ सकते हो कि ये दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं और डैश वाला अंदर की तरफ जा रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन आपके ऊपर है। वापस बताता हूं, जो भी sp या sp2 होगा ये तो प्लेन में रहता है, इसके अलावा बाकी सारे स्ट्रक्चर sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 सारे प्लेन से बाहर चले जाते हैं, नॉन प्लेनर हो जाता है। क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्लेनर, कोप्लेनर, ये सब टाइप के। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 आ रहा है एटम का तो वो प्लेनर कोप्लेनर होगा। अगर इसके अलावा sp3 या कुछ और आ रहा है तो फिर वो सारे नॉन प्लेनर में काउंट हो जाते हैं। एक भी एटम sp या sp2 छोड़ के कोई और भी आता है तो पूरा कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है। कंपाउंड में एक भी एटम sp या sp2 छोड़ के कोई भी और आ रहा है तो वो नॉन प्लेनर हो जाता है। और कंपाउंड में सारे एटम अगर sp या फिर sp2 है तो कंपाउंड प्लेनर या कोप्लेनर ही बोला जाएगा। आगे क्लिक हुआ। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या पढ़ना है, प्लेनर है तो कोई दिक्कत नहीं, एक प्लेन में आप दिखा दो, कैसे भी दिखा सकते हो। लेकिन अगर प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है, जो कि यहां sp3 जो है वो नॉन प्लेनर है। अब नॉन प्लेनर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको मैं यहां पे बता रहा हूं। sp3 जब जब होगा तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर देगा, नॉन प्लेनर यानी कि टेट्राहेड्रल। अब एनसीईआरटी कहता है कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को बनाने का एक तरीका होना चाहिए। समझिए गौर से, यहां पे इन्होंने क्या किया, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वेज डैश रिप्रेजेंटेशन लेके आए। नॉन प्लेनर रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए वेज डैश रिप्रेजेंटेशन लेके इन्होंने बोला कि वेज डैश रिप्रेजेंटेशन से नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए। जैसे मान लो CH4 में जो कार्बन है वो sp3 है, नॉन प्लेनर है। अब हमें पता है कि नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर में से जो ऊपर वाला है ये तो प्लेन में ही होगा, बाकी के जो तीन है उसमें से दो अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, यही है। बाकी के जो तीन है उसमें से दो अंदर है, एक बाहर है, या फिर दो बाहर है, एक अंदर है। तो उन्होंने कहा कि जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको आप वेज से रिप्रेजेंट कर दो। वेज का मतलब ऐसे ट्रायंगल की तरह बनाना है और ऐसे इसको मतलब रंग देना है, मतलब ऐसे बनाओ, डार्क बना देना है। जो बाहर की तरफ बॉन्ड आ रहा है उसको 3D में फील कराने के लिए उन्होंने क्या किया कि बाहर की तरफ बनाने के लिए इन्होंने वेज पे बना दिया। ठीक है, सिमिलरली दो बाहर आ रहे थे तो दूसरे वाले को भी सेम स्ट्रक्चर में आप ट्रायंगल बना दो और इसको सॉलिड की तरह कलर कर दो। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर बाहर आता हुआ कोई बॉन्ड है तो उसको आप वेज से रिप्रेजेंट करोगे। केमिस्ट्री में अगर प्लेन से कोई बाहर आता हुआ बॉन्ड है तो उसको आप वेज से रिप्रेजेंट करोगे। तीन में से दो बाहर आ गया और एक अंदर जाता हुआ बॉन्ड था, दो बाहर थे एक अंदर था, तो अंदर जाते हुए बॉन्ड को आप डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और डैश भी ऐसे ही होना चाहिए ट्रायंगल स्ट्रक्चर में, डैश भी ऐसे ही होना चाहिए ट्रायंगल स्ट्रक्चर में। अब आप फील करोगे, थोड़ा गौर से देखोगे तो उस कार्बन पे दो बाहर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा होगा और एक डैश का मतलब अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा होगा, राइट। तो ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन 3D को 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को आपने प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ वेज डैश। कोई भी sp sp2 होगा उसमें वेज डैश नहीं लेगा क्योंकि वेज डैश लगता है नॉन प्लेनर के लिए।
वेज डैश कहां लगेगा? नॉन प्लेनर के लिए। तो sp sp2 क्या होते हैं? प्लेनर। प्लेनर में वेज डैश नहीं लगेगा, बट sp sp2 छोड़ दो तो बाद बाकी सारे क्या है? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेज डैश लेना पड़ेगा। वेज का मतलब बाहर आ रहा है, डैश का मतलब अंदर की तरफ बॉन्ड जा रहा है। समझ में आया? दिस इज द वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए वेज डैश रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं CCl4 का। CCl4 का आप वेज डैश रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे देखना है कि वेज डैश रिप्रेजेंटेशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं देखूंगा यहां पे कितने कितने सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगा, और ये sp3 आते ही नॉन प्लेनर हो गया। sp और sp2 छोड़ दिया जाए तो सारे नॉन प्लेनर हो जाएंगे। क्लियर है? अब नॉन प्लेनर हो जाएगा तो हमारी तो आदत होती है कि ऐसे ऐसे बना दिया, बट एनसीईआरटी बोलता है कि इसको ऐसे बनाने के बजाय अगर इसको आप वेज डैश में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर वेज डैश में देखो एक बॉन्ड तो प्लेन में ही रहेगा, 4 में से एक बॉन्ड तो प्लेन में ही रहता ऊपर वाला, बाकी के 3 में से 2 जो है वो या तो बाहर की तरफ आ रहे हैं, 3 में से 2 जो है वो या तो बाहर की तरफ आ रहे हैं, और एक जो है वो या तो अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमने वेज से रिप्रेजेंट किया, और जो अंदर की तरफ जा रहा है उसको हमने डैश से रिप्रेजेंट किया। और इसी को एग्जामिनर बोलता है इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कीजिए। बस उस पूरे पैराग्राफ में बस इतनी छोटी सी बात लिखी है, एक लाइन इसके एक्स्ट्रा नहीं है। तो किसी भी कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहीं से आएगा। अच्छा, अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमेशा ये दोनों बाहर ही होंगे क्या? ऐसा जरूरी है या नहीं है? देखो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये जो CCl4 है एक तो प्लेन में ही होता है, बाकी आप चाहो तो इन दोनों को डैश पे बना लो, बात एक ही हो जाएगी। या तो दोनों बाहर की तरफ आ रहा हो या दोनों अंदर की तरफ जा रहा हो, बात एक ही हो जाएगी। और इसमें से एक जो है वो प्लेन के अंदर चला जाएगा, बात एक ही है। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन ट्रू है, दोनों में से कोई भी, बस ये दिखाता है कि कौन प्लेन से बाहर है कौन प्लेन से अंदर है। ये दोनों सही है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। अब यहां से स्टीरियो आइसोमरिज्म का कनेक्शन कैसे है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म का कनेक्शन बताता हूं। स्लाइड पीछे करना है। हाँ हाँ, क्या इसको और इसको दोनों को प्लेन में दिखा रहे हैं? रॉन्ग है। यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। sp3 कभी भी 2 बॉन्ड प्लेन में होता ही नहीं है। ठीक है, जब आप उसके थ्योरी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि 2 बॉन्ड्स आर इन द प्लेन, 2 बॉन्ड्स आर आउट ऑफ द प्लेन। थ्योरी पढ़ो इंग्लिश वाला। ऑलवेज 99% ट्रस्ट करना है एनसीईआरटी पे, 100% नहीं। आपका एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल पढ़ा आपने? एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी पढ़ोगे जब तो उसमें लिखा हुआ है बोरोन इज अ मेटलवाइड, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर लिखा हुआ है दूसरा स्टेटमेंट उसमें सिलिकॉन इज अ मेटलवाइड, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, जब आप पी ब्लॉक क्लास 11th की एनसीईआरटी खोलोगे वहां पे लिखा हुआ है बोरोन इज अ नॉन मेटल। जब आप सिलिकॉन वाला कार्बन फैमिली खोलोगे वहां पे लिखा हुआ है सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल। और ये उम्मीद कर रहा था मैं कि नई एनसीईआरटी में चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं हुआ। नई एनसीईआरटी में भी वही गलत लिखा हुआ है। तो कुछ चीजें हैं इधर उधर की, वो उसको ट्रस्ट मत करो, वो हम लोग करेक्ट करा देंगे, डोंट वरी। हो गया ये तो हो गया था, ये हो गया था ना, ये हो गया, जल्दी करो। इसका स्टीरियो आइसोमरिज्म से कैसे लिंक है वो मैं बता रहा हूं। देखो इधर ही बता देता हूं। उसकी एक्सप्लेनेशन एक किताब में मुझे मिली जिसका नाम है जेडी ली। जेडी ली सुना आपने?
इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए सबसे अच्छी किताब मानी जाती है। उनकी किताब सब में आती है, दोनों में है। एक पीटर साइक्स भी आपने सुना होगा शायद, वो किताबों वहीं पे किताब में दिया हुआ है। मान लो आपके पास दो क्वेश्चन दिए थे, एक था फिनॉल और जहां पे लगा हुआ था CH3 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 यही था, और दूसरा क्वेश्चन था आपके पास टॉल्वीन, सॉरी नाइट्रो नाइट्रो था ना, यहां पे NO2 था, यहां NO2 था और यहां NO2 था। सिमिलरली यहां पे दिया हुआ था CH3, यहां पे NO2 था, यहां NO2 था और यहां NO2 था, यही था, ठीक ना। अब अकॉर्डिंग टू पीटर साइक्स एंड जेडीली होता क्या है, दिस इटसेल्फ इज अ फंक्शनल ग्रुप। मैंने बताया था ना, अल्कोहल एंड फिनॉल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दिस इटसेल्फ इज अ फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली जब यहां पे आओगे, दिस इटसेल्फ इज अ फंक्शनल ग्रुप, टॉल्वीन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे आप। ऐसा नहीं कि मिथाइल है तो आप उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो, कल हम यही गलती कर रहे थे, मिथाइल को हम सब्स्टिट्यूएंट मान रहे थे। इट इज इटसेल्फ पूरा, जैसे फिनॉल एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, टॉल्वीन एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप। अब इसका नंबरिंग कैसे करोगे, टॉल्वीन पूरा का पूरा टॉल्वीन एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप। जैसे बेंजीन पे अल्कोहल लगाने के बाद वो फिनॉल एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करने लगता है, वैसे ही टॉल्वीन बेंजीन के ऊपर CH3 लगाने के बाद टॉल्वीन एक्ट्स एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आ रहा हूं, अब क्या होगा आपके पास, ये फिनॉल हो गया और यहां पे टॉल्वीन हो गया, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप करना है। अब क्या होगा, प्रायोरिटी हमेशा रूल यहीं से स्टार्ट होगी, बिकॉज ये पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप आप ट्रीट कर रहे हो। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते, दे दिया। सिमिलरली यहां भी फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी दे दो, प्रायोरिटी नंबर 1 इसको मिल गई। अब आप लेफ्ट से करो राइट से करो, आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों तरफ से सेम आ रहा है। देयरफॉर इसकी नंबरिंग जो हो रही थी वो 2 4 6 हो रही थी, यहां भी जो नंबरिंग हो रही थी वो 3 4 5 6 हो रही थी। द करेक्ट नंबरिंग इज 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, द करेक्ट इज 2 4 6 ट्राइनाइट्रोटॉल्वेन, ठीक। एंड दैट ओनली रीजन इज, ये जो हम कंफ्यूज हो रहे थे इन दिनों में कि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं मान रहे थे, इसको मान रहे थे, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होने लगता है, ठीक। चलो करेक्ट 1 3 5 से करके उसको 2 4 6 कर लीजिए, दैट विल ओनली बी द करेक्ट। और लॉजिक उसमें क्यों वो नहीं लग रहा है, लोएस्ट लो कंट्रोल क्यों नहीं लगा रहे, वही लॉजिक है उसका कि पूरा पूरा इंटायर एक फंक्शनल ग्रुप की तरह आ जाता है वहां पे। हो गया ये वाला, चलो यस यस, आपको एरोमेटिक कंपाउंड में उसका रिएक्शंस अलग ही होता है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पीछे ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म यहां से कैसे लिंक्ड है। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर स्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ जाता है। कार्बन कार्बन बदल जाए कनेक्टिविटी तो फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ जाता है। बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे आएगा, अगर मान लो 3 डायमेंशन में, अगर मान लो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में अगर मैं इस Cl को यहां लगा दूं, जैसे मान लो यहां तो सारे सेम है, मान लो मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर लेता हूं, यहां Cl है, यहां OH है वेज पे, यहां डैश पे मान लो Cl है और यहां पे मान लो आपके पास आपने NH2 लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सारे प्लेन से बाहर है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। अब इसको ऐसे एज्यूम करना है कि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में ये सारे पड़े हुए हैं प्लेन से बाहर, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस OH को यहां से उठा के यहां NH2 पे चेंज कर दे रहा हूं, NH2 उठा के यहां से यहां चेंज कर दे रहा हूं। मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया प्लेन 3 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन में इंटरचेंज करने के बाद प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही है, इसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर नॉर्मल स्ट्रेट चेन में कनेक्टिविटी डिफरेंट हो रही है और प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है तो वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बट अगर 3 डायमेंशन में हमने पूरे पूरे एटम को चेंज किया और फिर प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है तो फिर इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा, रीजन जब मैं इसको रिपल्सन के साथ पढ़ाऊंगा कि बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप पढ़े हैं तो यहां से रिपल्सन हो रहा था इसलिए यहां जाना जरूरी था, तब जाके फील आएगा कि क्यों प्रॉपर्टी बदली। बट ये ध्यान रखिए, अगर 2D में कनेक्टिविटी चेंज हो रहा है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आएगा, 3D में कनेक्टिविटी चेंज हो रहा है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आएगा, बस खत्म कहानी। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड होता है, इसको A बोल दो, यहां B बोल दो, यहां C बोल दो, यहां D बोल दो, ठीक है। अब ये प्लेन में है कि प्लेन से बाहर है, पहले ये बता दो। sp2 है, sp2 है, प्लेन में है, ठीक है।
अब यहां पे हमने क्या किया, इस ए को सी से इंटरचेंज किया, एक अलग कंपाउंड बनाया, एक अलग कंपाउंड बनाया, ध्यान से देखना, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे बना दो CH3, यहां पे बना दो NH2, यहां पे बना दो CCl4, यहां पे बना दो कुछ भी, क्या बना दो OH। चलो 4 एटम जोड़ दिए मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा कंपाउंड बना रहा हूं, जहां पे OH को यहां ले रहा हूं, CCl4 को यहां ले रहा हूं, CH3 को यहां ले रहा हूं, और NH2 बचा है उसको यहां लिया। अगर मैं ये देखो, ये sp3 हो गया, प्लेन से बाहर चला गया। सिमिलरली यहां पे sp3 प्लेन से बाहर चला गया। अगर मैं प्लेन से बाहर वाले एटम को चेंज कर रहा हूं और फिर प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही है, तो इसको हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म के कैटेगरी में डालते हैं। अब आप बोलोगे चेंज कर ही क्यों रहे? रीजन ये होता है कि बल्कि ग्रुप जब पास पास हो रहे होते हैं तो रिपल्सन हो रहा होता है। रीजन ये होता है कि जब बल्कि ग्रुप पास पास हो रहे हैं तो रिपल्सन हो रहा होता है। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ही सिस ट्रांस आइसोमरिज्म आता है। सिस में अगर रिपल्सन हो रहा है तो ट्रांस बना दो। कई केसेस ऐसे दिखेंगे जहां पे सी स्टेबल है, ट्रांस अनस्टेबल होता है। कई केसेस होंगे जहां ट्रांस स्टेबल है, सिस अनस्टेबल है। ठीक है, तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हमने चेंज किया, वो भी 3 डायमेंशन में चेंज किया। 3 डायमेंशन की कनेक्टिविटी चेंज हुई, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? स्टीरियो आइसोमरिज्म। बस अभी के लिए इतना दिमाग में रखना है, 2D में कनेक्टिविटी चेंज हो स्ट्रक्चरल, 3D में कनेक्टिविटी चेंज हो स्टीरियो। यहां पे लिखेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म में मोलिक्यूलर फॉर्मूला यहां भी सेम रहने वाला है। ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में जाके आपको क्लियर होगा, अभी नहीं होगा। मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको सेम ही होने वाला है, बट कनेक्टिविटी ऑफ एटम इज डिफरेंट इन 3 डायमेंशन। बट connectivity of atom is different in 3 dimension. बेटा 3 डायमेंशन में कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट है। मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट कनेक्टिविटी ऑफ एटम इज डिफरेंट इन 3 डायमेंशन। इसी को ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, इसको बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। व्हाट इज स्पेशियल अरेंजमेंट? स्पेस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है। स्पेस का मतलब 3D। स्पेशियल अरेंजमेंट इज डिफरेंट, इसी को हम लोग बोल देते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो मोटे मोटे तौर पे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो होता है। स्टीरियो के 2 पार्ट होते हैं। फर्दर स्टीरियो आइसोमरिज्म के 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिस पे बहुत सवाल आते हैं, और एक को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जो एग्जामिनर का फेवरेट है, जहां पे आता है इनएंशियोमर, डायस्टेरियोमर एंड ब्ला ब्ला की चीजें। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, इसमें अभी हम पढ़ेंगे सिस, ट्रांस, सिन, एंटी, EZ, 3O, अरे3O, ये सारी चीजें पढ़ने वाले अभी। फिर ऑप्टिकल में तो दुनिया जहान की सारी चीजें। तो GI एंड OI आ गया आपके पास। GI एंड OI आ गया। यहां तक आपने चार्ट बना लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमरिज्म। आज तुम्हारे साथी कहां है? क्यों तुम लोग साथ नहीं रहते हो? बस क्लास में साथ होते हो? तबीयत खराब है उसका, बताओ। तुम यहां हो, काहे की दोस्ती? किस बात की दोस्ती? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आइए, हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो होगा 2 डायमेंशन में स्ट्रेट चेन में अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट होगा तो फिर वो आएगा आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जो सबसे पहले पढ़ना है वो है आपके पास चेन आइसोमरिज्म। आइए चेन आइसोमरिज्म की बात बताता हूं। चेन आइसोमरिज्म में बहुत लंबे लंबे डेफिनेशन नहीं लिखने हैं, जो काम की बात है वो कोई ऐसा नहीं पूछने वाला व्हाट इज चेन आइसोमरिज्म, बट चेन आइसोमरिज्म पे क्वेश्चन जरूर पूछ लेंगे। चेन आइसोमरिज्म, देखो आइसोमर आ रहा है तो एक बात तो क्लियर है कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम। एक बात तो क्लियर है कि फॉर्मूला सेम होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। दूसरी बात यह है
कि डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, यह भी बात एकदम तय हो गई है कि आइसोमेरिज्म की ही ये प्रॉपर्टी है। अब यहां पे खास बात है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखा गया है, तो ये जो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंस इन, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों आया? ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, पीसीसी लिख दीजिए। आपने पेरेंट कार्बन चेन पढ़ा है, पेरेंट कार्बन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होगा तो फिर चेन आइसोमर आएगा, और पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, इसीलिए प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रहा है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा हर आइसोमर में, लेकिन यहां पे प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में डिफरेंट आएगा। एग्जांपल आपको बहुत बेहतरीन बताया हुआ है, एक बार लिखिए वापस उसको। मान लो मैंने दिया आपके पास ब्यूटेन, मैंने दिया आपके पास ब्यूटेन, और फिर मैंने बना दिया दूसरा इज आइसोब्यूटेन। क्या पेरेंट चेन डिफरेंट है? एक में 4 कार्बन है, एक में 3 कार्बन है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमर, एन ब्यूटेन, और फिर बोलते हैं आपके पास आइसोब्यूटेन। ठीक है, जैसे मान लो मैं बना रहा हूं आपके पास एन ऑक्टेन, ऑक्टेन बन गया? नहीं। अब मैं बना रहा हूं आपके पास आइसो ऑक्टेन, क्या आइसो ऑक्टेन बन गया? अब मुझे बताओ आपके पास पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है या सेम है? तो यहां पे आ जाएगा दिस इज एन ऑक्टेन, और ये आ जाएगा आइसो ऑक्टेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? चेन आइसोमर। आपको चेन आइसोमर पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करो, नंबर ऑफ कार्बन दोनों में डिफरेंट होगा तो चेन आइसोमर होगा, नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा तो चेन आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 बनाता हूं, मुझे बताओ एन पेंटेन और नियो पेंटेन ये होंगे चेन आइसोमर या नहीं? तो आपने बनाया था ये है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एन पेंटेन है। अब मैं बना देता हूं नियो पेंटेन, अब मैं बना देता हूं आपके सामने नियो पेंटेन। तो एन पेंटेन और नियो पेंटेन क्या ये आइसोमर्स हैं? तो दे आर, सी आई लिख देता हूं, चेन आइसोमर्स, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन वहां 5 है पेरेंट चेन में, यहां नंबर ऑफ कार्बन 3 है पेरेंट चेन में। अब इसका अगर ऐसे देखेंगे तो बड़ा समय लगेगा और बड़ा बोरिंग है कि नंबर ऑफ पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, कार्बन देखो, तब तक तो पता नहीं गाड़ी कहां से कहां निकल जाएगी। आपको जिंदगी में बड़ी 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक बेटा याद करना होता है एक्स को, और दूसरा याद करना होता है वाई को। एक्स क्या कहता है? एक्स कहता है नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन, वो तो आप 10 सेकेंड में देख लोगे कितने कार्बन है, काउंट कर लोगे। वाई कहता है नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन ऑफ कार्बन, कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं। एक्स और वाई आपको निकालना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर एक्स और वाई डिफरेंट आ रहे होंगे तो वो हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन, वो चेन आइसोमर। और अगर सेम आ रहा होगा तो आगे पढ़ेंगे वो पोजीशन आइसोमर हो जाता है। ठीक है, ये एक्स और वाई से भी देखना, सेकंड्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर के। एक्स क्या देखना है? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, और वाई क्या देखना है? कार्बन वाले साइड चेन, यहां पे कार्बन वाले साइड चेन कितना है? 1, यहां पे कार्बन वाले साइड चेन कितने हो गए? 3, वहां पे कार्बन वाला साइड चेन 2। तो बस यही देखना है, एक्स और वाई निकाल के। अभी मैं अप्लाई करके बताता हूं, लिख लिया आपने? थोड़ी देर बाद लिखना। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। क्या ये और ये चेन आइसोमर है या नहीं? सब लोग बोर्ड पे फोकस करना ध्यान से। एक्स बताओ मुझे कितना है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन
क्या कोई कार्बन वाला साइड चेन या ब्रांच है? जीरो। यहां पे एक्स बताओ, पेरेंट चेन कितना है और कार्बन वाला साइड चेन कितना है? क्या एक्स वाई डिफरेंट, यहां 40 है, 31 है, डिफरेंट है, तो बस चेन आइसोमर है। आपको एक्स वाई निकालना है। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज एक्स, कार्बन वाला साइड चेन इज वाई। अगर दोनों डिफरेंट आ जाए तो सिंपल लिख दो चेन आइसोमर। वैसे भी आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट लगाओ। यहां पे पेरेंट चेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, यहां पे पेरेंट कार्बन चेन में कितने हैं, चेन आइसोमर होगा। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होता है, चेन आइसोमर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार लगा के बताओ, क्या ये चेन आइसोमर है या नहीं? ध्यान देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है? बहुत। वाई की वैल्यू कितनी है? यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है? दोनों सेम हो गए क्या? अब अगर सेम हो गए तो चेन आइसोमर नहीं होगा। अगर सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है ये पीआई होते हैं, पोजीशन आइसोमर। अब यहीं पे मैं आपको पोजीशन आइसोमर पढ़ा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। चेन आइसोमर के बाद आपको पोजीशन आइसोमर पढ़ना है। चेन आइसोमर अगर आपसे कोई पूछे तो चेन का मतलब पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो चेन आइसोमर होगा, खत्म कहानी। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, यही चेन आइसोमर है। फिर से, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होगा, उसी की वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, देयरफॉर इट इज चेन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, नंबर ऑफ कार्बन भी पेरेंट चेन में सेम होगा, बस पोजीशन ऑफ साइड चेन या डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर बदल रहा है तो पोजीशन आइसोमर होगा। पोजीशन ऑफ साइड चेन या डबल ट्रिपल बॉन्ड बदल रहा है तो पोजीशन आइसोमर होगा। आगे बताता हूं, साइड चेन में आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है। एक सेकंड, पोजीशन आइसोमर लिख लेते हैं पहले। पोजीशन आइसोमर, देखो आइसोमर है तो क्या सेम होने वाला है? पहला कंडीशन हो गया कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो बच्चों सेम ही होने वाला है हर आइसोमर के अंदर। दूसरा, चेन आइसोमर अगर होता तो नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन डिफरेंट हो रहा होता और उसी की वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। बट यहां पे पोजीशन आइसोमर है तो पेरेंट कार्बन चेन भी सेम होगा। पेरेंट कार्बन चेन सेम है मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन सेम है। अब डिफरेंट क्या है? तो साइड चेन या ब्रांच, साइड चेन या ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड में, और फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन या ब्रांच या मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, इनकी अगर पोजीशन चेंज हो जाए, मतलब पहले कंपाउंड में 1 पे है, दूसरे कंपाउंड में 3 पे हो, पहले कंपाउंड में 2 पे है, दूसरे कंपाउंड में 4 पे हो, इनका बस पोजीशन चेंज हो जाए, या लिखो सीधा लोकेशन चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर। इसी को हम लोग बोल देते हैं पोजीशन आइसोमर, जिसको हम लोग लिखेंगे पीआई। आप अपने को इतना ध्यान नहीं रखना है, वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन्हीं 2 पॉइंट से आएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट, चेन आइसोमर। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम, पोजीशन ऑफ साइड चेन ब्रांच या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो पोजीशन आइसोमर होगा। अपने को बस 2 चीज ध्यान रखना है, एक्स क्या है और वाई क्या है। अगर एक्स वाई का वैल्यू सेम आ रहा है मतलब वो पोजीशन आइसोमर होगा, अगर एक्स वाई का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है तो मतलब वो चेन आइसोमर होगा, बस कहानी खत्म। इसके अलावा अपने को चेन आयो पोजीशन में ध्यान ही नहीं रखना है। थ्योरेटिकल के लिए बस 2 पॉइंट, क्वेश्चन के लिए बस ये पॉइंट, खत्म। ठीक, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में अब आओ, देखो एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट थी 40 और 31, चेन आइसोमर। एक्स वाई की वैल्यू सेम थी, क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर। जैसे यहां आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? बहुत, 5। वाई की वैल्यू कितनी है? यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है? क्या हो जाएगा? दोनों अगर सेम है तो पोजीशन है। अब कॉन्सेप्ट पे जाओ, डेफिनेशन पे। क्या पोजीशन ऑफ द साइड चेन बदल गया? पोजीशन ऑफ द ब्रांच बदल गया? इसी को तो पोजीशन आइसोमर कहते हैं। क्वेश्चन यहां लगाओ, एक्स कितना है, वाई कितना है? कार्बन वाले ब्रांच लिखने हैं वाई में, कोई और ब्रांच नहीं लिखना है। यहां पे आओ, एक्स की वैल्यू कितना है, वाई की वैल्यू कितना है? क्या हो गए?
ऐसे भी देखो डेफिनेशन में, यहां थर्ड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, वहां पे सेकंड पोजीशन पे है, तो पोजीशन डिफरेंट होने से क्या पीआई हो गया? समझ में आया? इन क्वेश्चंस को अगर आप करो, ये सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, ये यहां से करो सेकंड से। एक्स कितने है, वाई कितना है, यहां पे एक्स कितना है, वाई कितना है, क्या ये पोजीशन आइसोमर है? ये दोनों एक्स कितने है, 2 6, वाई कितना है, एक्स कितना है, वाई कितना है, क्या ये पोजीशन आइसोमर है? यहां पे लिखी दो यार, बुरा मान जाएगा। एक्स कितना है, 5 है, वाई कितना है, ये वाला, वाई कितना है, क्या होगा? जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चंस आते हैं, ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर है, चेन आइसोमर है। एक्स कितना है, वाई कितना है, यहां पे एक्स कितना है, वाई कितना है, दोनों डिफरेंट है, चेन आइसोमर होगा। जैसे मान लो आपके पास ये तीनों के बारे में बताओ, ये तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, 1 और 2 का क्या रिलेशन है, निकालते हैं। एक्स कितना है, वाई कितना है, यहां एक्स कितना है, वाई कितना है, एक्स कितना है, वाई कितना है, 1 और 2 में एक्स वाई सेम है, चेन आइसोमर होगा। 1 और 3 में सेम है, डिफरेंट है, 1 और 2 और 3 में, तो तीनों आपस में चेन आइसोमर है। देख लो नॉर्मल आइसो नहीं हुआ ये। जैसे मान लो धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएंगे अभी, ये बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्स क्या है, वाई क्या है, यहां एक्स क्या है, वाई क्या है, डिफरेंट है, चेन आइसोमर होता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन, एक्स कितना है, वाई कितना है, यहां एक्स कितना है, वाई कितना है, वाई कितना है, डिफरेंट है, चेन आइसोमर होगा। समझ में आ रहा है? मान लो ये वाला क्वेश्चन है, एक्स कितना है, 6 है, वाई कितना है, इसमें एक्स कितना है, 1 2 3 4, वाई कितना है, 2 2 आ गया साइड चेन, इसको मान लो पेरेंट चेन 2 आ गया, चलो डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कितना है, 1 2 3 4, वाई कितना है, यहां एक्स कितना है, 1 2 3 4 5, वाई कितना है, डिफरेंट है, चेन आइसोमर होगा। एक्स कितना है, एक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, वाई कितना है, एक्स 6, वाई कितना है, यहां पे एक्स कितना है, 1 2 3 4 5, वाई कितना है, एक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, वाई कितना है। अगर मैं 1 और 2 में पूछूं क्या है वो, 1 और 3 क्या है, और 2 और 3 क्या है? 1 और 2 डिफरेंट है क्या? सीआई होगा। 1 और 3 पोजीशन होगा, 2 और 3 क्या, 1 2 3 4 ही होगा ना? तुम ही बता रहे हो, हमें से क्या पूछ रहे हो? सेकंड वाले में क्या बदलेगा, 1 2 मॉलिक्यूल ही बदल गया। तो भाई ऐसे कर लो ना यार। अब ठीक है, अब ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, इसमें कितना है? अब ठीक है, अब बताओ 1 और 2 में क्या सीआई होगा, डिफरेंट है। 1 और 3, 1 और 3 भी सीआई, 2 और 3 भी। कोई डाउट हो 10 सेकंड ले लो, पूछ लो। सेकंड वाले में 6 कार्बन होगा, ऐसा कह रहे हो आप? डबल बॉन्ड को वाला पेरेंट चेन होगा 1 2 3 4 5, ठीक। डबल मैक्सिमम डबल बॉन्ड वाला पीसीसी होता है। हुआ? चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर हलवा होता है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो नहीं देखना है कि पेरेंट चेन क्या का है, डिफरेंट है कि नहीं है। एक्स निकालिए, वाई निकालिए। एक्स इतना कामयाब कर सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलो एक्स कितना है भाई, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में?
वाई कितने, वाई एक्स कितना है, एक्स कितना है, एक्स कितना है, गधों, पेरेंट चेन भी नहीं आ रहा। वाई कितना है, डिफरेंट है सेम है, सीआई होगा क्या? एक्स यहां पे ये मत कर लेना, एक्स यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं। नेक्स्ट सुनो, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है वो एक्स लिखना है, कितने हैं, 4 हैं। साइड चेन कार्बन वाले कितने हैं, यहां पे एक्स कितना है, 1 2 3 4 5। कार्बन वाले चेन है ही नहीं, दोनों डिफरेंट है, चेन आइसोमर होगा। ये वाला क्वेश्चन करो, एक्स कितना है, 1 2 3 4, वाई कितना है, एक्स कितना है, वाई कितना है, डिफरेंट है, एक्स कितना है, एक्स कितना है, वाई कितना है, एक्स कितना है, एक्स कितना है, वाई कितना है, डिफरेंट है, चेन आइसोमर होगा, होगा? कोई डाउट उधर? ठीक है, बस्ती में उधर। चलो अब साइकिल वाले में आओ। यहां पे एक्स का मतलब पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, साइड चेन कार्बन वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 आ रहा है, वाई कितना आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है क्या, चेन आइसोमर है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन बताओ, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। बेटा ये रिंग होगा 6, कार्बन वाले साइड चेन कितने हैं, यहां पे पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, कार्बन वाले कितने हैं साइड चेन, तो क्या अभी सेन सीआई लिख दूं? नेक्स्ट वाई 2 होगा, ठीक है भाई, वाई 2 होगा, मान गए आपकी बात। वाई 2 कैसे होगा यार, वाई 1 होगा। कौन बोला इधर से वाई 2 होगा, गधे। चलो नेक्स्ट, वाई में नंबर काउंट नहीं करना है, ब्रांच कितना है कार्बन वाला वो काउंट करना है, और ये कार्बन नहीं है। कभी कभी तुम ऐसी डाउट पूछ लेते हो कि मुझे लगता है तुमसे साइन करा लो कि मास्टर को हार्ट अटैक आया तो उसके जिम्मेवार तुम हो। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, साइड चेन कितने कार्बन वाले, 2 नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितना है, 3 नहीं है। क्या दोनों डिफरेंट है, क्या चेन आइसोमर होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, वाई कितना होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, साइड चेन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, वाई कितना है, वाई कितना है, 3 4 तो नहीं दिख रहा किसी को, क्या तीनों ही डिफरेंट है, क्या सारे के सारे चेन आइसोमर होंगे, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, साइड चेन कितना है, कितने कार्बन है, कितने साइड चेन है, कितने कार्बन है, कितने साइड चेन है, ओहो हो क्या बात है, कितना मजा आ रहा है तुम्हें, सही है, कोई दिक्कत, 3 तो नहीं है उसमें, क्या सारे चेन आइसोमर हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क है, फिर हम चलते हैं पोजीशन आइसोमर पे। कुछ क्वेश्चन ये जो है ना होमवर्क है, लिखना है, घर पे पूरा मौका दिया जाएगा आपको। रुको 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 रुको, ये वाले ये चेन है ये कर लोगे, ये चेन है ये कर लोगे, पोजीशन के कुछ कर लो। 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, स्लाइड में देंगे। बताओ ये चेन आइसोमर है पोजीशन है, एक्स कितना है, वाई कितना है, यहां एक्स कितना है, वाई कितना है, सेम है, पीआई लिखो, ये कितना है, वाई कितना है, ये कितना है, ये कितना है, पोजीशन चेंज हो रहा है, पीआई हो जाएगा, ये कितना है, वाई कितना है, ये कितना है, ये कितना है, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा।
तुम पंखे से खेल लो पहले। चलो नेक्स्ट, चेन और पोजीशन आइसोमर। बहुत हॉट हो रहे हो, तुमको बारिश में गर्मी लग रही है। पेरेंट कार्बन चेन कितने का है? साइड चेन कार्बन वाले कितने हैं? डांटो मत भाई, चेक कर रहा था मैं। वाई कितना है? यहां पे एक्स कितना है? वाई कितना है? एक्स कितना है? वाई कितना है? चलो नए क्वेश्चन पे जल्दी भागना है, मतलब तो बहुत ज्यादा ही आ गया। मतलब ये तीनों में, ये तीनों चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। लास्ट क्वेश्चन में बताओ, एक्स का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन है। साइकिल इज द पेरेंट चेन, 4 कार्बन है, कोई भी कार्बन वाला साइड चेन नहीं है, वाई 0 हो गया। सिमिलर नहीं है, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड चेंज है। जब आप काउंट करोगे तो किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, दोनों आइडेंटिकल आएगा। रुक जाइए, अब कर लीजिए, अब कर लीजिए, अब ठीक है। अब बस यहां पे 1 ही 1 करना है ना आपको। अब खुश हो? पहले आइडेंटिकल लग रहा था। चलो अब ये तीनों में कर लो जल्दी से फटाफट। एक सेकेंड, एक्स का मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे? वाई कितना है? यहां एक्स कितना है? वाई कितना है? एक्स कितना है? वाई कितना है? क्या सारे ही? अच्छा, ये दोनों आपस में 1 और 3, चलो 2 और 3, 1 और 3। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं खुद से। मान लो आपके पास ये दिया मैंने फिनॉल विद 1 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल। मैंने फिर दिया आपके पास फिनॉल, और मैंने क्या किया यहां पे, इसकी पोजीशन बदल दी बस। मैंने क्या किया यहां पे, दिया फिनॉल। गलत है? पहले ही मान के बैठ गए हो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या है, आप सबको बताना है। 1 और 3 क्या है? 1 और 2 बताएंगे सबसे पहले। आ जाओ, एक्स निकालते हैं, कितना है? वाई कितना है? एक्स कितना है? वाई कितना है? एक्स कितना है पे? वाई कितना है? एक्स कितना है? वाई कितना है? हाँ, चल एक सेकेंड, मुझे पढ़ा लेने दो। 1 और 2 में क्या है? दोनों डिफरेंट है, चेन आइसोमर होगा। 1 और 3 में क्या होगा? डिफरेंट है, चेन आइसोमर होगा। 1 और 4 में क्या होगा? दे आर नॉट आइसोमर्स। 1 और 4 में यही गलती करवाएगा एग्जामिनर, और कुछ नहीं। एग्जामिनर कराए ना कराए, अगले टेस्ट में मैं जरूर करा लूंगा। 1 और 4 दे आर नॉट आइसोमर्स, ये आइसोमर शो नहीं कर रहे, मोलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया। मोलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो आइसोमर आप बता ही नहीं सकते। 2 और 3 में, 2 और 3 में सेम है, पीआई होगा। 2 और 4 में क्या आइसोमर्स नहीं है? नंबर ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। 3 और 4 में मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। कोई दिक्कत? चलो भाई, यहां तक करने के बाद सीआई और पीआई जो है बहुत आसान होता है। चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में जितने भी कर लेना, अगल बगल की बिल्डिंग का भी मांग लेना, नोट्स वोट्स वहां से भी कर लेना, ठीक है। एक्स और वाई से ही करना है, सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है और हर जगह ये वैलिड है, ठीक। बस ये कंडीशन तो देखना ही पड़ेगा, पता लगा मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो, फिर तो आइसोमर ही नहीं है। तो आंख बंद करके करोगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं हुआ तो फिर वो क्वेश्चन ही नहीं बना आइसोमर के।
और एक ऑप्शन जरूर होता है ऐसा, बहुत पहले की बात है, मतलब 90s का वो क्वेश्चन है जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट था और पूछ रहा था कि कौन सा आइसोमर्स है। ठीक है, चलिए, तो वो आगे आके कवर होगा मेटामर और टॉटोमर के अंदर, टॉटोमर के अंदर, नॉट मेटामर के अंदर, टॉटोमर के अंदर। आइए फिर आते हैं मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमर। अब चेन आइसोमर रटो मत, चेन आइसोमर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि चेन आइसोमर होता क्या है। चेन आइसोमर वो होता है कि नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट, यही होता है चेन आइसोमर। बस इसी कॉन्सेप्ट को लगा के अपने को ड्रॉ करना है। मान लेते हैं मैं एक कार्बन का कंपाउंड बनाता हूं, क्या इसका कोई चेन पॉसिबल भी है? क्या इसका चेन पॉसिबल है? एक कार्बन का चेन पॉसिबल ही नहीं हो सकता, एक ही कार्बन है। चलो दूसरा, मुझे क्या करना है, चेन आइसोमर कैसे बनता है? चेन आइसोमर तब बनेगा जब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन को हम बदल पाए, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन डिफरेंट हो पाए, तभी तो चेन आइसोमर बनेगा। आ जाओ, 2 कार्बन का चेन है, क्या इसमें मैं नंबर ऑफ कार्बन कम या ज्यादा कर सकता हूं? अगर मैं कम किया तो एक कार्बन बदल जाए, कंपाउंड ही बदल गया। कई लोग इसको ऐसा सोच सकते हैं कि सर ये देखो मैंने बदल दिया, एक ही पेरेंट कार्बन चेन, एक ब्रांच है ना? ऐसा सोच पा रहे हो क्या? ऐसा सोच अगर पा रहे हो, पर्सनली पैसा रिफंड करूंगा, आ जाना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, क्या 3 कार्बन का पेरेंट चेन है? क्या 3 कार्बन का पेरेंट चेन है? क्या मैं पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन को कम या ज्यादा कर सकता हूं? चेक करते हैं। क्या अपन ऐसा नहीं कर सकते कि देखो ये CH2 है, यहां आ गया, देखो ब्रांच आ गया, क्या ये ब्रांच है? ये भी तो अभी स्ट्रेट चेन ही है, बस उसको नीचे लिख दिया, बस बॉन्ड को नीचे की तरफ बनाया है। चलो, ऐसा नहीं सोच रहे कि सर ये काम करो, बीच वाले से एक नंबर ये कर दो, ये देखो ब्रांच बन गया, नंबर ऑफ कार्बन ही बदल गया, वो कंपाउंड ही नहीं रहा। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होना ही पड़ेगा आइसोमर के लिए। खैर, तो 1 में भी पॉसिबल नहीं है नंबर ऑफ कार्बन को बदलना, 2 में भी पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन बदलना पॉसिबल है, 3 में भी नहीं है। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 4 बदलते हैं। ये देखो CH3 CH2 CH2 CH3, पहला तो ये रहा। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? अब क्या मैं पेरेंट चेन में 3 कार्बन बना सकता हूं? पेरेंट चेन में आप देखो 3 कार्बन बना पा रहे हो। अब देखो, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इज दिस, क्योंकि पहली बार यहां चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, उसके पहले नहीं होगा। 3 कार्बन में आप पेरेंट चेन को छोटा नहीं कर पाओगे। चेन आइसोमर का मतलब होता है पेरेंट चेन को छोटा करना, क्वेश्चन में बड़े अप्लाई होगा। चेन आइसोमर का मतलब होता है पेरेंट चेन को छोटा करना। पेरेंट चेन छोटा हो पाएगा? पेरेंट चेन छोटा हो पाएगा, लेकिन पेरेंट चेन छोटा हो पाएगा यहां पे, क्योंकि इसी का तो हम आइसोब्यूटेन बनाते हैं। तो देखो यहां पेरेंट चेन में कितने हैं? पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? यहां पे पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। तो मिनिमम पूछा हुआ है, मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है चेन आइसोमर के लिए? तो द आंसर इज 4। अब मुझे बताओ, मैं अगर 5 कार्बन का चेन बनाता हूं, मैं अगर 5 कार्बन का चेन बनाता हूं, CH3 CH2 CH2, 4 हो गया और ये 5 हो गया, क्या यहां पे पेरेंट चेन बनाना संभव है? छोटा करना संभव है? पेरेंट चेन को 4 कार्बन का बना सकते हैं ना? बनाते हैं। पेरेंट चेन को 4 कार्बन का मैंने बनाया और कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या है? क्या ये आइसोपेंटेन बोलते थे इसको? भाई ये एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन था ऊपर, एन पेंटाइन है। और छोटा हो सकता है क्या? पेरेंट चेन और छोटा हो सकता है? तो मैं एक काम करता हूं, पेरेंट चेन को और छोटा कर देता हूं। इसीलिए बोला है कि इसमें सोचना पड़ेगा आइसोमरिज्म में, बस सोचते रहोगे तो फिर आपका हो जाएगा। पेरेंट चेन को और छोटा कर सकते हो क्या? सोच के देखो, पेरेंट चेन को और तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं, करके देखो एक बार, देखना। मान लो ये 2 कार्बन है, यहां पे ये कर दिया, अब बताओ ये नहीं होगा क्या? ये वाला पेरेंट चेन हो जाएगा? चलो, तो पेरेंट चेन मिनिमम 3 कार्बन का होगा, ये भी आपको समझ में आ गया, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड के लिए है। पेरेंट चेन मिनिमम 3 कार्बन का होगा, तोड़ा जा सकता है, वो मैं बोल रहा हूं। पेरेंट चेन को तोड़ के मिनिमम 3 कार्बन तक ला सकते हो, पेरेंट चेन को तोड़ के 2 कार्बन नहीं बना सकते आप, ठीक है? नेवर। तो 4 के बाद सब में चेन आइसोमर पॉसिबल है। 4 में भी हुआ, 5 में भी होगा, 6 में भी होगा, 7 में भी होगा, एंड सो ऑन।
मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इन एल्केन कर लीजिए, तब बेहतर रहेगा। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इन एल्केन, दैट इज 4। दैट इज 4, आंसर लिख दिया ऊपर, दैट इज 4। अभी एल्कीन का करते हैं, फिर एल्काइन का भी करेंगे। इसको नोट डाउन कर लिया क्या? करोगे क्या? कर लीजिए। स्मार्ट मास्टर पाए नहीं, सब शक्ल देखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या? नहीं नहीं, इससे पीछे नहीं जाएंगे, यही से करना है। यार तुम आंटियों की तरह ना ऐसे बहस करने लगते हो यार। अरे ठीक है, पहले यहां से लिखो, दो पेज छोड़ दो, 4 पेज छोड़ दो। देख लिया? देख लिया? मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड, यहीं से नोट करना है। अरे 5 पेज छोड़ दो यार, आगे पीछे करके हो गया। तुम्हें प्यास लग गई बेटा, बहुत प्यासे हो तुम। हंग्री मैन। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इन एल्केन इज 4। ठीक है, ऐसा याद कर लीजिए, 4 होता है इसका आंसर। पेरेंट चेन को तोड़ के सबसे ज्यादा छोटा 3 कार्बन का बनाया जा सकता है, उससे छोटा नहीं बन सकता है। ठीक है, पेरेंट चेन को तोड़ के सबसे छोटा 3 कार्बन का बनाया जा सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। इसीलिए मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इन एल्केन इज 4। हो गया? मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो, रेड लिखा है इसमें, वाह। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्कीन टू शो चेन आइसोमर। इसको बना के देखिए, पहली बार में इसको बना के ही देखना होता है, बाद में तो याद हो जाएगा। एक काम करते हैं, मुझे बताओ एक कार्बन का एल्कीन संभव है क्या? एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एक कार्बन का डबल बॉन्ड संभव है, तो मिनिमम 2 कार्बन का डबल बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। चलो देखो, अब मैं इसका पेरेंट चेन छोटा कर सकता हूं। अगर मैं इसके पेरेंट चेन, डबल बॉन्ड ही टूट जाएगा, छोटा नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, 3 कार्बन का डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब 3 कार्बन के डबल बॉन्ड में पेरेंट चेन छोटा हो सकता है क्या? 3 कार्बन के डबल बॉन्ड अगर तोड़ोगे तो फिर से, जैसे मान लो कई लोग सोचेंगे सर ऐसे कर दो, ये देखो ये CH3 हो गया, क्या एक ही बात है भाई? इधर लेफ्ट में लिखा है, नीचे कर दिया। कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, सर ये देखो यहां लगा दो CH3 को, है ना? संभव है? कार्बन के बॉन्ड ही खराब हो गए, नॉट पॉसिबल। तो मिनिमम कार्बन, अगर मैं मान लो इसमें भी पॉसिबल नहीं है, मान लो मैं 4 कार्बन का डबल बॉन्ड बना रहा हूं, मान लो मैं 4 कार्बन का डबल बॉन्ड बना रहा हूं, साइड में डबल बॉन्ड लगा दिया है। अब क्या मैं इसके चेन को छोटा कर सकता हूं, पेरेंट चेन को? क्योंकि चेन आइसोमर तभी दिखाएगा जब पेरेंट चेन छोटा हो पाएगा, और पेरेंट चेन छोटा करके मिनिमम 3 कार्बन का आ जाता है। यहां 4 कार्बन है, पेरेंट चेन छोटा करके 3 कार्बन तक हम जा सकते हैं। करते हैं एक बार, CH3 CH मत करो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और नीचे CH3। अब देखो पेरेंट चेन 3 कार्बन का हो गया। क्या ये भी एक डबल बॉन्ड है? क्या वहां भी एक डबल बॉन्ड है? क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? क्या पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है? अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो इसी को चेन आइसोमर कहते हैं। बोलो समझ आया? तो चेन आइसोमेरिज्म कब शो होगा, इसके लिए ध्यान रखिए, अगर पेरेंट चेन तोड़ के 3 कार्बन का बनाया जाएगा तभी चेन आइसोमर शो होगा। 3 कार्बन से छोटा चेन तो तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो देखो 3 को तोड़ के 2 में बनता, पॉसिबल नहीं था। 4 को तोड़ के 3 में बनाया जा सकता है, इसका मतलब पॉसिबल है यहां पे चेन आइसोमेरिज्म शो करना। चेन आइसोमेरिज्म तभी शो होगा जब उस कंपाउंड को तोड़ के 3 कार्बन तक, अब मान लो मैं ये बनाता हूं CH3 CH2 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2। अभी कितने कार्बन का एल्कीन है? 5। 5 कार्बन का एल्कीन है। क्या यहां पे चेन आइसोमर पॉसिबल है? अगर चेन को तोड़ के 3 या 3 से ज्यादा का चेन बन रहा होगा तो चेन आइसोमर पॉसिबल है। अगर कंपाउंड को तोड़ के 3 या 3 से ज्यादा का चेन बन रहा होगा तो चेन आइसोमर पॉसिबल है। जैसे 5 को तोड़ के 3 तो बना ही सकते हैं, पहले तो 4 बना लेते हैं। CH3 CH2, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे CH3। देखो पेरेंट चेन को मैंने तोड़ दिया और 4 कार्बन का पेरेंट चेन बना दिया। चेन आइसोमर शो हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको 3 का बना के देखते हैं। क्या 3 में संभव है? आपको लगता है 3 में संभव है? आपको लगता है? कैसे भाई? मान लो आपने बना दिया CH2, यहां पे बना दिया C और यहां पे बना दिया CH3। 5 कार्बन कैसे एडजस्ट करोगे? इसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है। समझ में आ रहा है? कार्बन के 5 बॉन्ड से ज्यादा हो गए। एक बार वापस देखो, इस 4 पेरेंट चेन 4 कार्बन का है। क्या मैं पेरेंट चेन 3 कार्बन का बना सकता हूं विद डबल बॉन्ड? यहां पे बना के देखो एक बार। अगर आपने यहां पे डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं या तो इधर डालोगे, तो जैसे ही डबल बॉन्ड डालोगे कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, तो रिमेनिंग 2 कार्बन आप आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड हो पाएंगे। तो चेन आइसोमर नहीं शो होगा वहां पे। समझ में आया? जैसे मान लो आप बना रहे हो 6 कार्बन का, मिनिमम का आंसर तो आ ही गया ना। एक और देखते हैं, क्या यहां पे चेन आइसोमर पॉसिबल है? CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। ये 6 कार्बन का एल्कीन बनाया। क्या मैं इसका चेन आइसोमर बना सकता हूं? ऑब्वियसली भाई, जब 4 वाले का बन जाएगा, 5 वाले का बन जाएगा, 6 तो बनेगा ही। तो बनाता हूं मैं चेन, इसका 5 कार्बन का चेन बनाता हूं। 2 3, फिर आ गया C डबल बॉन्ड CH2। अब देखो मैंने 5 कार्बन का चेन बना के क्या कर दिया है? चेन आइसोमर बना दिया। देख लो बोर्ड पे, 5 कार्बन का चेन आइसोमर तैयार है। क्या मैं 4 कार्बन का चेन आइसोमर और बना सकता हूं? चेक कर लेता हूं। मान लो मैंने बनाया CH3, फिर क्या करूं? C डबल बॉन्ड C यहीं डबल देता हूं, ठीक है। फिर मान लो CH3, कितने? 4 कार्बन का चेन बन गया। अभी देखो 2 कार्बन और डालना है, तो यहां पे एक बॉन्ड फ्री है, यहां पे एक बॉन्ड फ्री है, बना दिया मैंने। 4 कार्बन का पेरेंट चेन बन सकता था, मैंने बना दिया। और कोई पॉसिबिलिटी लेकिन नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, वही चेन बनेगा 4 कार्बन का पेरेंट चेन। पेरेंट चेन तोड़ना सीखना है। 6 कार्बन है तो 5 कैसे बनेगा? 5 है तो 4 कैसे बनेगा? ये बार बार तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। अब तोड़ तोड़ के लिखोगे, घर पे जाके इसको एक बार लिखना, खुद से बना बना के देखना कि डबल बॉन्ड को हम इधर करके रख सकते हैं क्या, डबल बॉन्ड को उधर करके रख सकते हैं क्या। तो आपको फाइंड होगा कि जब लेफ्ट और राइट में रखोगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे थे, तो नहीं होगा। यही पॉसिबिलिटी है। आप सोचो कि डबल बॉन्ड को हमने साइड में क्यों नहीं रखा। मान लो आप सोचो कि ये डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH3, अब 4 कार्बन की ये रख दिया आपने। अब आप सोचो कि सर यहां पे 2 CH3 रख दो तो गलत हो जाएगा, कार्बन के ज्यादा बॉन्ड बन गए। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक ना। तो ये बार बार जब आप बनाओगे, देखोगे कि कार्बन के ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, तो फिर आपको फील आएगा कि मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्कीन टू शो चेन आइसोमर इज 4। एल्कीन में कितने कार्बन है चेन आइसोमर के लिए? एल्कीन में कितने कार्बन है चेन आइसोमर के लिए? हाँ, 5 में एक और बन सकता है पोजीशन चेंज करके, बिल्कुल बना भी देते हैं। 5 में एक और बन सकता है, जैसे मान लीजिए ये बना लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। मान लो हमने ऐसे बना दिया, बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप कहीं भी लगा दो। अच्छा, आप कह रहे हो इसको इधर डाल दो, बना सकते हो। आप कह रहे हो कि मैं इसको ऐसे कर दूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3, यही कह रहे हो? एक ही बात है ना। बन सकता है, कार्बन के सारे वैलेंसी सेटिस्फाइड है। और भी पॉसिबिलिटी है, हाँ है, और भी पॉसिबिलिटी है। ये डबल बॉन्ड को यहां लाओ, CH3 को यहां लाओ, ये भी चेन आइसोमर है इसका। देखो ये चेन आइसोमर है, ये चेन आइसोमर है। आप चाहो तो इसको ये भी बना लो बना देता हूं मैं सारे। ये और ये पोजीशन है, बट मैं इस ओरिजिनल कंपाउंड ये है,
इसका ये चेन आइसोमर है कि नहीं, एक्स वाई निकाल के देख लो, इसका ये चेन आइसोमर है कि नहीं, समझ रहे हो ना, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, नहीं CH2 नहीं, अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लाता हूं थर्ड पोजीशन पे, तो क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे, एक सेकेंड, CH2 CH3, यही है, कितने बन गया, 5 कार्बन हो गया। बट अब मेरी मजबूरी हो जाएगी कि इधर हाइड्रोजन कहां फिल करोगे, एक CH3 डाल सकते हो कहीं भी, मान लो यहां पे CH3 डाला, तो इसको हाइड्रोजन कहां से दोगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अलावा, देख लो, या तो आप साइड में इधर लाओ, या तो आप ये डबल बॉन्ड को सीधा यहां लाओ, बीच में आप डबल बॉन्ड डालोगे तो यहां से भी एक बॉन्ड फ्री होगा, यहां से भी एक बॉन्ड फ्री होगा, बट लगाने के लिए मेरे पास क्या है, केवल एक मिथाइल है। कैसे बनेगा, 4 और 2 वो वही हो गया, भाई आपने क्या किया, इस वाले को उठा के ऊपर लगा दिया, डबल बॉन्ड लास्ट में डालोगे नहीं होगा, ठीक है ना, एक ही पॉसिबिलिटी ये यही है। अब ज्यादा से ज्यादा एक पॉसिबिलिटी और बनता है, वो आप चाहो तो इधर कर लो, ये जो है ना, वो जो डबल बॉन्ड वहां लगाया है, बट वो सेम हो जाएगा, देखना अभी बनाता हूं, डबल बॉन्ड एकदम लेफ्ट में लगा दो, CH2 CH2 CH3, बट आप देखो फर्स्ट और लास्ट सेम है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट सेम है, ठीक है, तो आइडेंटिकल कंपाउंड्स कभी भी आइसोमर में नहीं बनाते, दो ही पॉसिबिलिटी है, आप इस डबल बॉन्ड को बीच में लाके कभी भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप बीच में लाए, 2 वैलेंसी फ्री हो गई, एक ही मिथाइल है हमारे पास जोड़ने के लिए, दूसरे वाला फ्री हो जाएगा, दूसरे वाले का बॉन्ड ही पूरा नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे सोच के बनाना पड़ेगा। लास्ट वाले में इसको ऊपर कर दें, ये कह रहे हो ना, जैसे मान लो आप ये कह रहे हो CH3, देखो आप ये कह रहे हो CH2 CH, क्या लिखूं बताओ, CH2 डबल बॉन्ड, आप कह रहे हैं एक कार्बन पे 2 CH3 लगा दो, है ना, तो 3 तो यहां आ गए, इसके राइट साइड CH3, इधर साइड CH, यही कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला बिल्कुल बन सकता है, ऊपर जाके बनेगा ना, मल्टीपल वैरायटीज पॉसिबल है, बना बना के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम क्या क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्कीन टू स्विच एन आइसोमर इज 4, इसके बाद तो आप अगर पेरेंट चेन को आप तोड़ पा रहे हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर पा रहे हैं, तो फिर आपका बनेगा, जितना बना सकते हो। हाँ हाँ, कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, आप कह रहे हो ये दोनों पोजीशन आइसोमर है, एक्स वाई निकालो, एक्स वाई निकालो, चेन आइसोमर है, डबल बॉन्ड से नहीं होगा, पहले एक्स वाई निकालो, पहले क्या देखते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर आपको कंफ्यूजन है तो, अगर चेन आइसोमर भी किसी कंपाउंड में, पोजीशन आइसोमर भी किसी कंपाउंड में, तो चेन आइसोमर बोलते हैं, प्रायोरिटी। अगर किसी कंपाउंड में दोनों आइसोमर आ रहे हैं, चेन आइसोमर इज गिवन द प्रायोरिटी। नहीं, एक्स वाई निकालो ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा, जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट, वो पोजीशन बचा ही नहीं, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट हो गया। वैसे भी एक क्वेश्चन कि अगर चेन आइसोमर भी दिख रहा हो, पोजीशन आइसोमर भी दिख रहा हो, तो आपको क्या बनाना है, चेन आइसोमर बोल देना है। खैर इधर आइए वापस, और क्या डाउट था आप लोगों का, डाउट था कि सर ये पोजीशन आइसोमर है ये दोनों, हाँ है, इसमें क्या दिक्कत है, इसके साथ तो चेन आइसोमर है, इसके साथ तो चेन आइसोमर है, फिर ये और ये तो चेन आइसोमर है, ठीक है चलो। तो मैं अभी आपको बस झलक दिखला था कि कैसे कैसे चेन आइसोमर बनाते हैं। चेन आइसोमर बनाने के लिए आपको पेरेंट कार्बन चेन को तोड़ के मिनिमम 3 कार्बन में लाना पड़ेगा, ठीक है, अगर 3 कार्बन तक चले जाओ तब तक आपका बंधा चला जाएगा। हाँ, कार्बन की 5 बॉन्ड मत बना देना कहीं पे गलती से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन अल्काइन है कितना, 5, बना के देखें, आइए एक एक करके बना के देखते हैं। मिनिमम कार्बन एल्काइन में कितना होता है, एल्काइन में मिनिमम कार्बन कितना होता है,
अरे भाई 2 कार्बन होता है भाई। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्काइन इज 2। अब एक काम करते हैं, 3 कार्बन का एल्काइन बनाते हैं, देखना चेन आइसोमर बना पाओगे क्या। 3 कार्बन का एल्काइन क्या ये होने वाला है? 3 कार्बन का एल्काइन क्या ये होने वाला है? क्या मैं इसके पेरेंट चेन को और तोड़ सकता हूं? क्या 3 कार्बन से छोटा 2 कार्बन कर सकता हूं? नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, अगर मैं इस बार 4 कार्बन बनाया, तो देखो 4 कार्बन बनाने का एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और 4 कार्बन का एल्काइन बनाने का एक ये पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी है 4 कार्बन में का एल्काइन बनाने का, है ना। अब देखो, क्या इस वाले कंपाउंड का चेन आइसोमर बना सकते हो? तोड़ो, 4 को 3 में तोड़ो। अगर आप कोशिश भी करोगे, मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बना लिया, 3 में तोड़ दिया, 4 को 3 में तोड़ दिया, अब एक मिथाइल और जोड़ना है, तो जैसे ही आप जोड़ने की कोशिश करोगे कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। नॉट पॉसिबल। ठीक बात है। चलो मान लो आप इस वाले को, अब ये जो नीचे वाला कंपाउंड है, इसको तो आप 3 में तोड़ ही नहीं पाओगे, इसको तो 3 में फर्दर तोड़ ही नहीं सकते। अब क्या करोगे? ज्यादा ये कर सकते हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, सर नीचे ब्रांच कर दिया। नॉट पॉसिबल, सेम कंपाउंड है, तो ये तीनों को फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, तो इसका चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। 4 कार्बन के एल्काइन का चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि इसको मैं 3 कार्बन में नहीं तोड़ पा रहा हूं। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन कम होगा तभी चेन आइसोमर होगा। चलो नेक्स्ट, मान लो ये वाला कंपाउंड देखा, CH3 CH2, वापस से CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 5 कार्बन का एल्काइन है। मैं काम करता हूं, इसके पेरेंट कार्बन चेन को तोड़ता हूं, कम करता हूं। कम करते, पेरेंट चेन के कार्बन को कम करो, क्या हो गया? CH3 CH, 4 कार्बन में जोड़ना है ना, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, 4 कार्बन में आ गया। लेकिन 5वां कार्बन अब मैं कहां डालूं? 5वां कार्बन कहां डालूं? अगर मैं 5वां कार्बन को यहां से एक हाइड्रोजन हटा के यहां जोड़ देता हूं, तो देखो अब 5 कार्बन का चेन 4 कार्बन में बदल चुका है। क्या मैं फर्दर तोड़ पाऊंगा इसको 3 कार्बन में? 3 कार्बन का एल्काइन में जैसे ही आप सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे 5 कार्बन हो जाएगा, 5 बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के। नॉट पॉसिबल। तो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्काइन इज 5। एल्केन में मिनिमम कार्बन चेन आइसोमर के लिए 4, एल्कीन में मिनिमम कार्बन 4, एल्काइन में मिनिमम कार्बन 5। ठीक है, 4 कार्बन का एल्काइन नहीं बना पाएगा चेन आइसोमर, क्योंकि जैसे आप उसको तोड़ोगे और सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। नॉट पॉसिबल। और ये बना के ही देखना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। 2 क्वेश्चन आप खुद करना, कल के क्लास में कराऊंगा। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन अल्कोहल, अल्कोहल के कितने कार्बन का चेन आइसोमर बनाया जा सकता है, और एल्का डाइईन का, ये 2 बनाना। ठीक है, ये 2 होमवर्क रखेंगे, फिर हम अगली क्लास में बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा झलक ही दिखलाया है।